गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों पढ़ने में। एग्ज़ाम का लास्ट जो दिन होता है ना, महीना, लास्ट महीना का एक अलग ही बात है। आप साल भर कितना भी पढ़ लो, 6 महीने कितने भी पढ़ लो, बट ये लास्ट का एक महीना जो है ना, बड़ा मज़ेदार होता है। दिन रात बस पढ़ो, नींद नहीं आएगी। पढ़ने जाओगे तो सपने में भी वही आ रहा है। फिर अगर पढ़ नहीं रहे हो तो बाकी टाइम भी दिख रहा है, अच्छा ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना था, वो करना था। तो बड़ा, यकीन मानिए, बड़ा मज़ेदार होता है ये मेरे समझ से। तो दोस्तों, कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो जिसमें एनसीईआरटी सीरीज़ है फ्रेंड्स। तो क्लास 6 से हम स्टार्ट करेंगे। और अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही, आपको पता है कि हर वीडियो पे एक थॉट से शुरू होता है, ठीक है? तो आज का थॉट है, हमारे सपने औकात से परे हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। बस वो जिद क्या है? एसडीएम 71st में वो एसडीएम की सीट, 71st में वो डीवाईएसपी की सीट, और 71st में आपका मनचाहा पोस्ट, जो भी आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एसडीएम की सीट बार बार नहीं आती है। ऐसा आप बैक हिस्ट्री बीपीएससी की वैकेंसीज डिटेल्स में आप देख सकते हो। तो ये 67th के बाद आपको बेहतरीन मौका मिला है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसे गवाएं ना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 की, ठीक है? जो जिसका है चैप्टर 1, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगी कि पूरे चैप्टर में है क्या। एक एक चैप्टर आपकी आने वाली है, आपके नोट्स आने वाले हैं, ठीक है? आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए होगा, ऐसे मैं बता दूंगी समराइज़। पर एक्चुअल बुक से बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे बना के रखा, खुद के नोट्स पढ़ा दिए, बट नहीं, मेरा है कहना कि जो एक्चुअल बुक है हम उससे पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रशीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा नाम की एक बच्ची बैठी थी, जिसको अचानक से अखबार का एक सुर्खी दिखा। हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा था 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में ये आया कि 100 साल पहले की चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है? तो कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का फ्रेंड्स क्या है? शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एक तो पहले रशीदा नाम की बच्ची के मन में ये ख्याल आया उस सुर्खी को देखकर। तो फ्रेंड्स, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे उससे रिलेटेड लोगों से बात करके। जो 10 साल पहले था उससे बात आप कर लेंगे, वो बता देगा आपको, ठीक है? पर अतीत के बारे में जाना जा सकता है। क्या क्या हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कपड़ा कैसे पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ठीक है? जो शिकारी हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे, जो कृषिकर थे, व्यापारी थे,
उनके जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। अब है मानचित्र एक। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मानचित्र दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट नदी को लोकेट किया गया है। तो हम बात करते हैं आगे। कई साल, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब फ्रेंड्स है कि लोग कहाँ रहते थे, तो उस समय जो नदियाँ थी उसके आसपास रहते थे। ठीक है, आसपास रहते थे और जंगल जो था वह उनका, आप कह सकते हैं कि वही उनका सब कुछ था। लोग उसमें रहते थे, जंगल की लकड़ियों को यूज करते थे, उससे रहने के लिए घर बनाए, उसी का वो औजार बनाते थे। ठीक है ना। और जो जंगल में उपलब्ध होते थे फल फूल जड़, वही वो खाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि खाने के लिए क्या क्या होता है। फिर उसी से लकड़ी से और पत्थर से जो औजार होता था, औजार भी बनाते थे और उसी औजार से वो शिकार करते थे। ठीक है। तो और उस औजार को, पत्थर को वो मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ भी करते थे, जैसे कि हम देखेंगे आगे। अब है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृतिकर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। अब क्या है कि इसमें बात किया गया है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृतकर पहाड़ियों का है। ठीक है। अब वो है कि उसमें कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर सबसे पहले अनाज की बात है। तो अनाज के बारे में देखिए तो गेहूं और जौ की चर्चा है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सा अनाज मिला, तो क्या मिला था? गेहूं मिला था, उसके बाद जौ मिला था। अब आगे देखिए वो पशुपालन पे है कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। अब देखिए कि सुलेमान और कृथक पहाड़ियों के बारे में क्या दो पॉइंट था। वहाँ क्या था कि फसल उपजाया गया, कौन? गेहूं और जौ। और नेक्स्ट जो है वो पशुपालन के बारे में भी साक्ष्य मिला। तो पशुपालन में पशुओं की, कौन कौन से पशुओं की चर्चा है? भेड़, बकरी, गाय, बैल। ठीक है, इनको ये पालतू बनाते थे। उसके बाद है कि नेक्स्ट हमारा प्लेस दिया उत्तर पूर्व से गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब जहाँ चावल उपजाया गया, वहाँ लास्ट लाइन देखिए, जहाँ चावल सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान कहाँ है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो ये मैप है, ये मैप को मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए कि मैप में कौन कौन सा है। देखिए सुलेमान कहाँ है आपको, ठीक है, फिर कृतिकर कहाँ है, सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, गोदावरी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, कावेरी नदी है। तो सारी जितनी नदियाँ हैं, गंगा, सोन, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये सबको, पेनार नदी, तुंगभद्रा, ये सारे को आपको लोकेट किया गया है। तो आप इसको देख लेंगे, दो बार देखेंगे, ऐसे भी दिमाग में रहता है। आगे हम चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया सहायक नदी। सहायक नदी क्या है? जो बड़ी नदी है उसके सपोर्टिव्स। ठीक है ना। छोटी छोटी नदियाँ वो क्या है, बड़ी नदी में मिल गई जाके। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में क्या है वो बिहार है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। अब क्या है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का बात हुआ है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में नदी था, दक्षिण की नदियों के आसपास क्या है, मगध है। तो फ्रेंड्स ये भी है कि बिहार का जो आपको ऐतिहासिक जो नाम था वह मगध भी था। अगर हम प्राचीनतम नाम की बात करें तो दो प्राचीनतम नाम है, एक है पाटलिपुत्र और दूसरा कुसुम नगर, ठीक है। तो कुसुमपुर भी आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि लोगों ने सैदव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरे होते थे। फिर भी यात्रा उनके असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में भी अपने कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरी स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विशाल विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों तथा काफिले तो कभी जहाजों और अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात है कि लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाते क्यों थे, उसके कुछ रीजंस आपको इस पैराग्राफ में बताया गया। तो फ्रेंड्स बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है खाना, ठीक है। खाना पानी के बिना जीवन जीना असंभव है। तो फ्रेंड्स ये था कि जहाँ पे लोग रहते थे तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वहाँ की जो भी उपलब्ध खाने का जो चीज़ था वो ख़त्म हो जाता था, तो समाप्त हो जाता था। तो अब जाए कहाँ, फिर वो स्थान परिवर्तन करते थे कि अब हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है खाने के लिए। तो ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था कि मौसम क्या था, अब बहुत गर्मी है, ठीक है। गर्मी के कारण लोग मर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा ठंडी होगा, ठीक। तो मौसम भी आप कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम एक बहुत बड़ा रीज़न था। तीसरा था जो वो पशुओं को पालते थे, तो सेम एज जैसे उनके खानों का चीज़, लोगों के खाने का चीज़ जो है वो घटता था, तो जो पशुओं का आहार हुआ करता था वो भी एक कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता था। तो उनके लिए भी चाराओं की जो उपलब्धता थी वो ख़त्म हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो उस चीज़ को भी पशुओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए वो अपना जगह परिवर्तन करते थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र से भी, पर्पस से भी जाते थे लोग। कुछ सामान अपना यहाँ का लेते थे और दूसरे जगह जाके बेचते थे अन्य थोड़े से अच्छे मूल्य पे, तो उससे क्या होता था, उनका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, जगह परिवर्तन करने का। दूसरा क्या था कि धार्मिक गुरु भी होते थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और वहाँ पे लोगों को शिक्षा देते थे। तो इन सबों से होता क्या था, जब जगह परिवर्तन होता था तो लोग एक दूसरे को जानते थे। अब मान लीजिए कि बिहार का लोग गया बंगाल, ठीक है, तो बंगाल गया तो क्या है, वहाँ का कल्चर सीख कर आया। और वहीं सेम एज बंगाल के लोग आए बिहार, तो वो क्या होंगे, बिहार का कल्चर सीखेंगे, वहाँ का खान पान, रख रखाव, व्यवसाय, हर तरीके का बदलाव। और एक क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एक छाव पड़ता है, ठीक है ना। तो
फिर लोग आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर अपनी एरिया में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जस्ट आप समझ लो कि बिहार का कुछ लोग गया बंगाल, वहाँ पे कुछ दिन रहा, कुछ वर्षों तक रहा, देखा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें जो बिहार में उपलब्ध नहीं है वहाँ से सीख कर आया और वो क्या हुआ, फिर बिहार में आकर वो एक बिजनेस सेटअप कर दिया और वो बंगाल की वो वस्तु यहाँ पे आकर बनाना शुरू कर दिया। तो क्या है, बिहार में वो उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ के बिहार के लिए, बिहारी लोगों के लिए क्या है, वो न्यू चीज़ हो गया, तो वो उसका डिमांड बढ़ा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ा, ठीक है, तो लोग उसको ज़्यादा बाय करने लगे। तो ये सब व्यवसाय भी एक बहुत बड़ा वजह था और जगह परिवर्तन से बहुत अच्छा भी हुआ है, लोग सीखे भी हैं व्यापारिक स्तर पर, जीवन कौशल स्तर पर, हर तरह से ये अच्छा हुआ। आगे हम देखते हैं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब हमने देखा कि जो हमारे जो पास्ट टाइम के लोग होते थे वो यात्राएं करते थे, उसका हम कुछ रीज़न देखें। अब यहाँ पर है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र एक को देखो, मानचित्र एक को देखने के लिए आपको कह रहा है वापस से, तो मानचित्र एक को देखें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप और प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे चाह कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। जैसा मैंने आपको बताया भी कि हर तरीके से जो जगह परिवर्तन होता था उससे हर तरीके का इफेक्ट पड़ता था। जैसे सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में लोग जाने, उसके बाद क्या है वहाँ की जो जीवन शैली थी वो सब जाने, खाने के भोजन के नए नए प्रकार जाने बनाना, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक कि देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब है कि हम लोग जानते हैं इंडिया और भारत, ठीक है। तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडिया निकला है संस्कृत के सिंधु, ठीक है। जैसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं सिंधु, और इंडिया जो है वह इंडस शब्द से निकला है, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा करते थे। अब क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पहले जो उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी जो आए, ठीक है, तो सिंधु को हम लोग क्या कहते थे, हिंदोस और इंदोस, ठीक है। और भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया करता था। अब भारत क्या है, भारत से ही भारत हो आया है एक्चुअली। तो ये सब किस साइड रहते थे, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, ठीक है ना। और जो उत्तर पश्चिम में जो भारत के लोग रहते थे उसी समूह को भारत कहा जाता था। और इसी से दोस्तों भारत शब्द भी बना है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इनका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इसकी चर्चा जो है वो कहाँ, तो 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अतीत के बारे में जाने कैसे, ठीक है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अतीत को हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका भी है, जो वहाँ से पुस्तक है अवेलेबल हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसी पुस्तकें हाथ से लिखी
होने के कारण जो हाथ से लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का जो एक शब्द है मेन्यू, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ चीज़, ठीक है। तो पांडुलिपि का अर्थ क्या हुआ, जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ है उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती थी। अब फ्रेंड्स आप एक फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, एक येलो कलर का है जिसमें कुछ लिखा है। ये तो विजिबल नहीं है और ना हमें समझ में आएगा कि कौन सी भाषा में लिखा है। तो फ्रेंड्स एक होती थी पांडुलिपियाँ, ठीक है। अब क्या है कि एक तार के पत्रों पे लिखा होता था वो। अब वो तार का जो पत्र होता था वो क्या होता था, वो भुर्ज नामक एक पेड़ था, उसकी छाल पर लिखते थे, ठीक है। तो ये राजा महाराजा भी यूज़ करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। जो यहाँ पर आपको ये आप येलो कलर का देख रहे होंगे, ये आपको उसी पेड़ के छाल पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो भुर्ज का पेड़ नामक पेड़ है उसी के छाल पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब क्या है कि इसमें ये बताया है कि पांडुलिपि जो था बहुत सारा, अब क्या वो नष्ट हो गया होगा, बहुत को कीड़ों ने खा लिया, ठीक है। तो बहुत सारा नष्ट हो गया और यह प्रायः मिला कहाँ, मंदिर और विहारों में, ठीक है। और उसमें जो था वो उसमें इन पुस्तकों में क्या था कि धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों और फिर राजा के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि के बारे में पता चला, ठीक है। और एक भाषा का प्रयुक्त हुआ जो कि प्राकृत भाषा है, तो उसका प्रयोग कौन करता था, आम लोग करते थे। अब अभिलेखों का भी हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब एक नया चीज़ क्या आया, अभिलेख। अब देखिए कि अभिलेख क्या था। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब है क्या कि जो अभिलेख था, तो अभिलेख क्या था, अभिलेख जो था वो था आपको पत्थर पे या जितना जो कठोर सतह था उस पर लिखा जाता था। कुछ राजा महाराजा लिखवाए थे, और उस पर जो अपना जो युद्ध वो लड़ते थे उसका विवरण होता था। नहीं तो कुछ अनाउंसमेंट उनको करवाना पड़ता था, तो वो एक एक लोगों को बुलवा के तो करवाते नहीं, तो वो गांव में कहीं उसको जो ऐसा जगह बनाए थे जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शटर लगवा दिए थे और वहाँ पे लिखवा देते थे, तो वो लोगों के लिए
लोगों के लिए वो समझ जाते थे लोग कि अच्छा अच्छा इनके इनके बीच लड़ाई हुआ है, तो ये सारा चीज़, तो लड़ाई का सारा विवरण होता था। लड़ाई का सारा विवरण उसमें होता था कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन से देश के साथ हमारा लड़ाई हुआ, कौन कौन लोग गए थे, मतलब पूरा चीज़, ठीक है ना। उसमें पूरा चीज़ होता था। तो आप ये यहाँ पे यही चीज़ आपको बनवाया भी बताया भी गया है। और आप देखेंगे कि एक आप फोटो भी देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पत्थर है, उस पर कुछ लिखा है। अब देखिए कि इसके बारे में कुछ लिखा है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब जो ये आप देख रहे हैं जो है वह 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है। और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभिलेख जो है वह जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्तीर्ण करवाया गया, ठीक है, उत्तीर्ण करवाया गया है। और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी रहती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा अराइमेक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, 2250 वर्ष पुराना है, अभिलेख है। और जो कि कहाँ है अभी, अफगानिस्तान, जो प्रेजेंट में हमारा अफगानिस्तान है, वहाँ के कंधार से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसको अशोक ने भी अभिलेख को करवाया था। आगे हम देखते हैं, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे, ठीक है, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब क्या है कि अतीत में और भी अन्य प्रकार का जो है वह वस्तु ये सब मिला है, ठीक है। तो वस्तु जो मिला है वह और जो इसका अध्ययन करता था, जो वस्तु जो अतीत में प्राप्त हुआ, ठीक है, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो जो इसका अध्ययन करता है, ऐसी वस्तुओं को जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी पत्थर, ईंट, अवशेष, चित्र, मूर्ति जो भी है उसका अध्ययन करते हैं। तो वो सब क्या कराते हैं, पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए के रूप में बचे रहते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि पुरातत्वविद जो है वह जो भी अवेलेबल औजार हुआ, हथियार हुआ, बर्तन हुआ, आभूषण, सिक्के, वो जो भी छानबीन खुदाई में जो मिला, ठीक है, वो सब वस्तुओं पर उसने अध्ययन किया, ठीक है। अब उसमें पत्थर है, पक्की मिट्टी है, कुछ धातु भी है, तो वो सब को वो अब जो उसमें जो कठोर था वो तो नष्ट हुआ नहीं, और जो भी अवशेष मिले, जैसे कुछ दानों का अवशेष मिला, जले हुए दानों का अवशेष, अनाज का अवशेष मिला, ठीक है, और कई जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिला, जैसे चिड़िया है, मछली है, तो उन सब से ये क्या, उनकी जीवन शैली, उनके वनस्पति के बारे में हमें जानने को मिला कि वो भाई जानवर का हड्डी मिला, तो हम लोग ये जान सकते कि कौन कौन सा जानवर था और उन किसको किसको वो खाने में प्रयोग करते थे, ठीक है।
तो और कैसे कैसे बर्तन यूज़ करते थे, कैसे कैसे औजारों का यूज़ करते थे, आभूषणों से हमें ये पता चला कि कैसे कैसे वो आभूषण पहनते थे। तो ये सब चीज़ का पता कौन लगाया? जो जो छानबीन में हुआ उसका अध्ययन किया, जिसको हम लोग पुरातत्व विद्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व की से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को की जानने का प्रयास करते हैं। अब क्या है कि इतिहासकार जो ये पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व जो मिला है, वो सब क्या है? स्रोत है। इतिहास के बारे में जानने का वो सब स्रोत है। ठीक है, अब सही बात है कि जो स्रोत मिला तो क्या है, वो और रोचक हो गया हमारे बारे में, हम सबके लिए क्या है, रोचक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये सारी चीज़ के बारे में क्या हुआ, तो ये सब क्या है, इस सब के बारे में हमें कौन बताया? पुरातत्वविद बताए। ठीक है, और एक शब्द स्रोत शब्द का प्रयोग किया। जो स्रोत क्या है, वह वो चीज़ जो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है जिससे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक में के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के लगभग अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषिक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि अतीत शब्द जो है वह क्या है, एक है या अनेक है। जो अतीत शब्द लिखा हुआ है क्या है, वह बहुवचन में प्रयुक्त है। तो अब क्या है कि ये अलग अलग था। अब हम कभी पशुपालकों के बारे में जान रहे हैं, तो कभी राजा रानियों के बारे में जान रहे हैं, कभी व्यापारियों के बारे में जान रहे हैं, तो कभी जो है जो कृषक थे उसके बारे में जान रहे हैं। और सबों का जीवन क्या था, एक दूसरे से भिन्न था, क्योंकि सबका रख रखाव, जो जीवन शैली थी और जीवन का जो स्तर था वह अलग था। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके जीने का तरीका भी अलग होगा। जिसके पास जितनी संसाधन उपलब्ध थी उस हिसाब से अपने जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, उसके बाद हम तो ये सारा चीज़ का जो लेखा जोखा नहीं रख सकते थे, तो ये सब को हम किसके बारे में, जैसे शिकारी हो गया, मछुआरा हो गया, संग्राहक हो गया, कृषिकर हो गया, पशुपालक हो गया, और आम आदमी का लेखा जोखा नहीं रखता था। तो ये सब हमको किसके सहायता से प्राप्त हुआ है, तो ये सब पुरातत्व जो है उसकी सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि सही बात है, अभी भी हम लोग बहुत कुछ तो नहीं जान पाए हैं। जितना कुछ हमारे पास सोर्सेज आया, पुरातत्वविद के पास आया, उसी सोर्सेज पे स्क्रिप्ट्स लिखा गया, ये पुस्तकें लिखी गई जो कि हम जान पाए। पर बहुत सारा चीज़ अभी भी अननोन होगा, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अवशेष ही नहीं मिला। तो पुरातत्वविद भी कैसे पता लगाते। आगे देखिए, तिथियों का मतलब। अगर तुम
तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म पूर्व से की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि ईस्वी लिखते हैं, हम ईसा पूर्व लिखते हैं, जिसको हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एसी है, बीसी है, ये सब एडी है, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक बॉक्स में भी समझाया है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है। अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, बीसी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब क्या है, ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले की तिथियां, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बीसी मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हो उसको, एडी को ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी है नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह जन्म के वर्ष से। अब एडी का मतलब क्या है, एडी जो है वो सबसे पहले हिंदी में जो है वो ईस्वी है, और वो क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के समय की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, बीसी है, एसी है और एडी है। तो एसी का मतलब क्या हुआ, आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। एडी का मतलब क्या हुआ, एंडनो डोमिनी, और एसी का मतलब क्या, बीसी का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या यूज करते हैं, ईसा पूर्व। और एडी का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म की बात हो रही है। और फिर अब क्या बचा, बीसी, ठीक है, सॉरी एसी बचा, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, ठीक है। आगे देखिए, कभी कभी एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इन कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 साल पर पूर्व ही आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग, इसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एडी क्या है, बीसी क्या है, एसी क्या है, जो कि बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड, अब ये जो चैप्टर 1 है वो हमारा ख़त्म हो गया, और कुछ प्रश्न है ये मैं स्क्रीन पे ऐसे रख देती हूँ। आप लोग अपने में इसको रीड करें और रिकॉल करने की कोशिश करें कि ये क्या बताया गया इसमें, ठीक है। तो अब चलिए कि मैंने आपको लाइन, एक एक लाइन टू लाइन आपको आपको मैंने एक एक लाइन पढ़ के बता दिया। अब जो उसके कुछ हैं कि कुछ शॉर्ट में हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स क्या निकला। तो अब हम क्रिप्स निकालेंगे कि इतिहास का अर्थ। सबसे पहले तो इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाओं का अध्ययन। फ्रेंड्स, आप इसको सुनकर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बोलूँगी कि आप कभी भी मेरी वीडियो देखिए, दुनिया की कोई भी चैनल की वीडियो देखिए, हमेशा एक वाइट शीट और पेन लेकर बैठना चाहिए, कॉपी लेके बैठना चाहिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट हो वो आप लिख लें। और अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लिखो, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स रहे, वो रिवीजन टाइम में आपको काम आए। तो सबसे पहले जो है इतिहास का अर्थ, ठीक है। तो इतिहास का अर्थ क्या हुआ, इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाओं का अध्ययन।
यह हमें बताता है लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे यात्रा करते थे, समाज, संस्कृति और तकनीकी विकास कैसे हुआ। ठीक है, इतिहास से हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब इतिहास, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, अब क्या क्या है ये आप देखिए। इतिहास की जानकारी हमें 3 मुख्य तरीके से मिलती है। ठीक, अब पहला क्या है, लिखित स्रोत है, दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, और तीसरा क्या है, मौखिक स्रोत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे से बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। फर्स्ट हमारा क्या है, लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में 3 चीज़ हमारे पास अवेलेबल हुई, पांडुलिपियाँ, शिलालेख और ताम्रपत्र। अब पहला हम बात करेंगे पांडुलिपि क्या थी, तो हथेली के पत्तों, भोजपत्र, चमड़े, कपड़े आदि पर हाथ से लिखी पुस्तकें। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोले, पांडुलिपि। दूसरा है शिलालेख, पत्थर या धातु पर खुदे लेख। पांडुलिपि, शिलालेख क्या होता है, पत्थर या धातु पर खुदे लेख। अब तीसरा क्या है, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे की पट्टिकाओं पर खुदे लेख, उसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपत्र। ठीक है, अब आगे चलिए। सेकंड है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम पहला हमारा क्या है, पुरानी इतिहासों के अवशेष। दूसरा क्या है, सिक्के, मूर्तियाँ। तीसरा क्या है, मिट्टी के बर्तन। चौथा क्या है, औजार, हथियार, आभूषण। पांचवा क्या है, कब्रों और हड्डियों से मिली जानकारी। ठीक है, अब तीसरा हमें क्या मिला, मौखिक स्रोत। ठीक, तो मौखिक स्रोत में क्या क्या था, पहले थी लोक कथाएं, दूसरा गीत, तीसरा कहावतें। तो ये हम देख लिए कि हमें इतिहास के जानने का स्रोत क्या है, 3 था। लिखित स्रोत, लिखित स्रोत में क्या क्या था, पांडुलिपि, शिलालेख और ताम्रपत्र। उसके बाद क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भी मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया, और मौखिक स्रोत में मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, लोक कथाएं, गीत और कहावतें। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, भारत में कहाँ क्या मिला। ठीक है, तो नर्मदा घाटी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्मदा घाटी प्रारंभिक मानव, ठीक है, शिकार और भोजन संग्रह करने वाले, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें, नर्मदा नदी। दूसरा हम बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिला। थर्ड है गंगा घाटी। गंगा घाटी के किनारे क्या मिला, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व बड़े नगर और राज्य मिले। थर्ड हम बात करते हैं मगध। तो गंगा के दक्षिण में स्थित सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, मगध। फिर हम आगे बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से हमें क्या मिला है, सोना, मसाले और मोती का व्यापार हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र, रेशम मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि भारत से क्या कहाँ से क्या मिला है, तो नर्मदा नदी हो गया, घाटी हो गया, सिंधु नदी के किनारे से क्या मिला, हड़प्पा घाटी से क्या मिला, मगध से क्या मिला, दक्षिण भारत से क्या मिला, और उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र से क्या मिला, ये 1 बाय 1 मैं आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आप नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ टॉपिक की तरफ अपना चलते हैं, कब क्या हुआ, समय मापने की प्रणाली। ठीक है, अब समय मापने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, बीसी, और सेकंड क्या है, एडी। ठीक, एसी। ठीक, तो बीसी क्या है, ईसा मसीह जन्म से पहले के वर्ष, और एसी क्या है, ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है, जन्म के बाद का दिन। मतलब जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि 2000 ईसा पूर्व, तो 2000 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले के बाद। और 500 ईस्वी, तो 500 ईस्वी का मतलब क्या हुआ, 500 ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 5th टॉपिक की तरफ, तो इतिहास पढ़ने के लाभ। अब इतिहास पढ़ने के लाभ क्या मिले हैं आपको, पहला क्या है, अतीत के जीवन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीक
की समझ। दूसरा क्या है हमारे पास, हमारी सभ्यता और परंपराओं की जड़ों को जानना। थर्ड क्या है, वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए अतीत से सीख लेना। चौथा क्या है, देशभक्ति और सांस्कृतिक गर्व की भावना विकसित करना। ठीक है, तो ये हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख शब्दावली। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ शब्दावली आया था, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट आया पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या था, हाथ से लिखी हुई पुस्तक। दूसरा शब्द आया शिलालेख। शिलालेख क्या था, पत्थर या धातु पर खुदा लेख। नेक्स्ट आया पुरातत्वविद। ये क्या है, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, पुरातत्वविद। नेक्स्ट है सभ्यता। सभ्यता क्या है, संगठित जीवन और संस्कृति का उच्च स्तर। नेक्स्ट क्या है, राज्य, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था वाली इकाई। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्षेप सार। अब है कि इतिहास हमें अतीत के जीवन और घटनाओं की कहानी बताता है। स्रोत क्या था हमारा, लिखित था, पुरातात्विक था और मौखिक था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में समय के साथ अलग अलग विकास हुआ। समय मापने के लिए BC और AD का उपयोग। इतिहास पढ़ना हमें अतीत से सीखने और भविष्य सुधारने से मदद मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये चैप्टर भी पढ़ा दिया, आपको शॉर्ट नोट्स भी आपके प्रिपेयर करा दिए और उम्मीद करती हूँ ये आप लिख भी लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT क्लास 6 की सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।